जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 1 अक्टूबर। जी हाँ, डेट कौन सी हो गई, अक्टूबर महीना लग गया और आज पहली तारीख हो गई। तो आज 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस दिवस के बारे में हम चर्चा करेंगे और देन चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें दे, जो आपको क्लासेस कराई जाती हैं वो कैसी लगती है, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिवस के साथ। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस, ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का आखिरकार उद्देश्य क्या है तो आपको पता होना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन उपलब्ध कराने की नीतियों को प्रेरित करने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाया जाता है। आई होप इस दिवस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में फ्रेंड हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, और जिसके अंतर्गत हम करेंगे प्रोटीन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट इससे पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास थी हमारी आप ये देख सकते हैं, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, यानी कि अवस्था के हिसाब से हर व्यक्ति को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे। जैसे कि शैशवावस्था में 0 से लेकर 6 महीने तक का जो बच्चा है उसको पर डे कितना प्रोटीन चाहिए, 6 से 12 महीने के बच्चे को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो 1 से 3 वर्ष के बच्चे को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है पर डे, 4 से 6 वर्ष है। तो नेक्स्ट हमने देखा था किशोरावस्था और वयस्क अवस्था देखा था, जिसमें हमने वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री को प्रोटीन की मात्रा देखी थी। साथ ही साथ हमने गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको पर डे कितना प्रोटीन की नीड होती है, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, देन हमने आपको एक टेबल दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, विभिन्न भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, अर्थात अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट फूड्स। जैसे कि पशुजन्य जो पदार्थ हो गए हैं, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे, दाल एवं सब्जियां, अनाज सब्जियां हैं, तो ये दाल एवं फलियां हैं, और अनाज सब्जियां, इन सभी में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हमने देखा था, आपको ये प्रोवाइड कराया था। आई होप इसको आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर जो है एग्ज़ाम्स में अच्छी तरीके से करना है कुछ भी, क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है। सपोज पूछ लिया खोए में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, या फिर पूछ लिया चुकंदर में कितने % तक प्रोटीन पाया जाता है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इनको लर्न कर लीजिए, लर्न करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास हुई थी कब, यस्टरडे इवनिंग को। तो यहाँ तक हमारी क्लास हुई थी। आई होप आपका एक बार कोई रिवीजन हो गया होगा। अब देखते हैं प्रोटीन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी प्रक्रिया, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं होता। जी हाँ, प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं होता। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब हम हमारा खाना खाते हैं, हमारा जो फूड होता है उसके पचने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो आंसर क्या था हमारा, माउथ। ठीक, माउथ से, क्योंकि खाने को हम जितना चबा चबा करके खाते हैं वो जब भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पचने की प्रक्रिया हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन का जो पाचन है वो मुख में नहीं होता। अगर जैसे आप प्रोटीन रिच कोई फूड ले रहे हैं तो उसमें उसका जो डाइजेशन है वो आपके मुख से उसकी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि मुंह में लार उपस्थित होता है जो क्या करता है,
जो भोजन को गीला एवं चिपचिपा बनाता है। लार में केवल टैलिन, ध्यान दीजिएगा, क्या टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो केवल स्टार्च पर ही क्रिया करता है और उसे ही कुछ हद तक क्या करता है, पचा पाता है। पढ़ा था ना हमने कि लार में कैसा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और वो क्या करता है, वो स्टार्च को ही पचाने में कुछ हद तक हेल्प कर पाता है। तो प्रोटीन का पाचन मुख्यतः आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल के 3 स्थानों पे होता है। पहला आमाशय स्टमक, दूसरा पक्वाशय है, तीसरा क्या है, शेषांत्र यानी कि इलियम है। तो इनमें जो है प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ पे, आमाशय में, पक्वाशय में और शेषांत्र में। ठीक, आमाशय में कैसे पकता है, स्टमक में देखते हैं। आमाशय में भोजन के पहुंचने पर आमाशय से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब भोजन हमारे पेट में पहुंचता है तो पेट में पहुंचने के बाद क्या होता है, तो पेट से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह जठर रस भोजन में आकर मिलता है और उसका पाचन करता है। जठर रस का निकलना गैस्ट्रीन नामक हार्मोन के उत्तेजित होने से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए क्या, कि जठर रस का निकलना कौन से हार्मोन्स के नाते होता है। तो जठर रस क्यों निकलता है, तो जठर रस का निकलना गैस्ट्रीन नामक हार्मोन के उत्तेजित होने से होता है। जठर रस अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। जी हाँ, जठर रस कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसमें 90% जल, 0.5% HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कुछ मात्रा में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। क्या हमने क्या देखा कि जठर रस में 90% तक तो सिर्फ पानी ही पानी होता है, ठीक, लेकिन 90% जल की मात्रा होती है। वहीं अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जाए तो 0.4% होती है तथा कुछ मात्रा में पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम होते हैं। जठर रस भोजन में आकर मिल जाता है और उसे गीला बना देता है। इसी के कारण क्या होता है, भोजन गीला हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन अम्लीय किसके द्वारा बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। ठीक, साथ ही यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं आदि को मार डालता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रेनिन दूध पर क्रिया करता है और उसे दही यानी कि कर्ड में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, दूध हमारा दही किसके द्वारा बनता है, दूध दही किसके द्वारा बनता है, तो वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, आपका आंसर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। जैसे हमने पढ़ा ना कि जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रेनिन दूध पर क्रिया करता है और उसे दही बना देता है। कौन क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। ये देखिए, दूध HCl प्लस रेनिन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन मिल जाने पर दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। यानी कि इन दोनों के मिलने पर, जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस रेनिन, तो दूध क्या बनता है, दही बनता है। तभी दही का प्रोसेस होता है। आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनिन केवल दूध में उपस्थित कैसिनोजन, किसके, कैसिनोजन नामक प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, दूध में कैसिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है और रेनिन केवल दूध में उपस्थित कैसिनोजन नामक प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और दूध में घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील ठोस कैसीन अर्थात कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। किसमें, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। देखिए, दूध क्या होता है, रेनिन के साथ क्रिया करता है, ठीक, कैसीन, फिर इसको अघुलनशील ठोस होता है। ये आप देख सकते हैं। पेप्सिन दही तथा अन्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों पर क्रिया करता है और उस प्रोटीन की अपेक्षाकृत सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन एवं प्रोटीओज में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोज एवं प्रोटीओज में बदलता है। ये देखिए, प्रोटीन देख सकते हैं आप, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोज एवं प्रोटीओज में बदल देता है। तो आमाशय की भित्ति के पेशी स्तरों में पाचन क्रिया के समय क्रमानुकुंचन यानी कि पेरिस्टलिक
मूवमेंट होता रहता है, जिसके फलस्वरूप भोजन जठर रस के साथ मिलता रहता है तथा भोजन का पूर्ण मंथन यानी कि चर्निंग हो जाता है। भोजन यहाँ लेई के समान हो जाता है, जैसे काइम कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब यह काइम जिसमें प्रोटीन सरल रूप प्रोटीन एवं प्रेप्टियोस में रहता है, वह आमाशय से होते हुए छोटी आंत के पक्वाशय भाग में पहुंचता है। ठीक, तो ये तो हमने देखा कि हमारे स्टमक में प्रोटीन की पाचन क्रिया कैसे होती है। दूसरा हमारा है प्रोटीन कहाँ पचता है? पक्वाशय में। वहाँ देखते हैं भोजन जब पक्वाशय में पहुँचता है तब पक्वाशय की भित्ति कोशिकाएं से 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है, यानी कि 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन से? पहला सेक्रेटेन, दूसरा पेनक्रीमोजाइमिन तथा तीसरा है कोलिस्टोकाइनिन। ठीक, ये देखा हमने कि जो है कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो पहला सेक्रेटिन, दूसरा पेनक्रीमोजाइमिन तथा तीसरा क्या है? कोलिस्टोकाइनिन। तो कोलिस्टोकाइनिन रक्त द्वारा यकृत में पहुंचता है तथा पित्ताशय यानी कि गैल ब्लेंडर से पित्त निकालने का संकेत करता है, जिससे पित्त शीघ्र ही निकलकर पक्वाशय में पहुंच जाता है। पित्त की प्रवृत्ति यानी कि उसका नेचर क्या होता है? क्षारीय होती है। अतः पक्वाशय में भोजन का माध्यम क्या होता है? अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। क्षारीय क्यों हो जाता है? क्योंकि पित्त का जो नेचर होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। पक्वाशय से सेक्रेटेन एवं पेनिक्रियोजाइमिन, क्या? सेक्रेटेन एवं पेनिक्रियोजाइमिन हार्मोन निकलकर रक्त परिसंचरण द्वारा अग्न्याशय को उत्तेजित करता है। अग्न्याशय को उत्तेजित होने से अग्न्याशिक रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थिति होते हैं। ये दोनों ही एंजाइम बिना पचे तथा अधपचे प्रोटीन पर क्रिया करते हैं तथा उन्हें सरल पॉलीपेटाइड्स एवं अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। किसमें? सरल पॉलीपेटाइड्स एवं अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। ये देखिए जो भी हमने पढ़ा। यहाँ पॉलीपेटाइड्स युक्त भोजन आंतों की क्रमानुकंचन गति के कारण पक्वाशय से आगे बढ़ते हुए शोषांत यानी कि इल्लियम में पहुंचता है। पक्वाशय में भोजन और अधिक तरल हो जाता है, जिसे काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉइल कहा जाता है। तीसरा है जहाँ पे हमारा प्रोटीन पचता है वो क्या है? शेषांत्र यानी कि इल्लियम है। तो भोजन जब शेषांत्र भाग में पहुंचता है तब यहाँ भोजन में आंत्र रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस आकर मिलता है। आंत्र रस की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय यानी कि अल्कलाइन होती है। अतः यहाँ भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। आंत्र रस में एरेप्सिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो पॉलीपेप्टाइड पर क्रिया करता है और उसे प्रोटीन का सबसे सरलतम अणु अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए पॉलीपेप्टाइड्स की क्रिया होती है और इसका सबसे सरलतम क्या करता है? इसमें अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन आमाशय, पक्वाशय एवं शेषांत्र में हो जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटीन का पाचन आमाशय, पक्वाशय तथा शेषांत्र में होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन का अवशोषण यानी कि ऑब्जर्प्शन ऑफ प्रोटीन हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट रहता है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक हमें अवश्य दे सकते हैं कि क्लास आपको कैसे लगती। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।